और इस वक्त मोतिहारी से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां दो पार्टी कारकुनों के साथ मारपीट हुई है। आजाद उम्मीदवार के हामियों और जेडीयू कारकुनान के साथ झड़प का ये वाकया है। बूथ नंबर 109 का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। हालात फिलहाल काबू में बताए जा रहे हैं। डुमरिया घाट में एफआईआर दर्ज की गई है। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां दो पार्टी कारकुनों के साथ मारपीट हुई। एक आजाद उम्मीदवार के हामियों और जेडीयू कारकुनान के साथ झड़प का ये मामला बताया गया है। बूथ नंबर 109 यानी 109 का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई, हालात काबू में है और डुमरिया घाट में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सियासी तज्ज़िया निगार। न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि आज का दिन भी जो है वो बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में वोटिंग हो रही है और आज भी लोग बड़ी तादाद में निकले हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बात की जा रही थी कि कोविड-19 के रहते हुए क्या ये चुनाव कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इनको देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए हिना, जो आज चुनाव हो रहे हैं इसमें 94 सीटों पे जो चुनाव है, ये उत्तरी गंगा का इलाका है जिसमें बहुत प्रमुख क्षेत्र आते हैं। गोपालगंज है, सिवान है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो एक तरह से जिसका बॉर्डर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यहाँ की भाषा जो है मगही, मैथिली, भोजपुरी प्रमुख रही है। और ये ऐसे इलाके हैं जहाँ नगरीकरण बहुत अधिक है। जैसे पटना आप ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, दानापुर ले लीजिए, छपरा ले लीजिए, बेगूसराय और बरौनी, ये सब चीजें हैं। यदि हम डेमोग्राफी देखें जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो और जिस तरह के हालात है, मुझे लगता है चुनाव तो संपन्न हो जाएंगे। बिल्कुल चुनाव संपन्न हो जाएंगे। छोटी मोटी घटनाएं तो हर एक चुनाव में होती रहती, खासकर बिहार में। सही, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब जो है एक तरह से इक्वेशन का सवाल है। जो पिछले 71 पहले पेज के जो चुनाव हुए थे 71 सीटों पे, उसकी जगह जो आज 94 सीटों पे है, तो पिछले सोशल डेमोग्राफी देखा जाए तो उसमें मुझे लगता था कि जेडीयू और एलजेपी जो है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव फायदा लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज की स्थिति को हम देखें, क्योंकि इस बीच हमने अपना जो मेरा काम है एकेडमिक्स और रिसर्च का, तो मैं कुछ हमारी टीम गई थी, तो पता चल रहा है कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी के साथ थोड़ा सा लोग गुस्सा में हैं। लेकिन एक बहुत प्रमुख फैक्टर है कि बीजेपी के साथ उनका अलायंस, और यहाँ अगड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं, और चूंकि ये शहरी क्षेत्र ज्यादा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से सोशल डेमोग्राफी वाला जो फैक्टर है वो उतना कामयाब नहीं होगा। मान लीजिए हम मानते हैं कि 50% होगा भी, तो 50% जो लिटरेट है, जो अपने से सोच समझ सकते हैं किसके साथ जाने से फायदा है, कौन हमारे हित का है, कौन हमारे हित का नहीं है, किसके माध्यम से विकास हो सकता है, किसके माध्यम से रोजगार मिल सकता है, ये सब कैलकुलेशन देख करके आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी अलायंस जो है हो सकता है फायदा लेते हुए नजर आए। जी, तो संजय सिंह जी, जिस तरह से बात की जा रही थी कि सोशल जस्टिस नहीं बल्कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात लगातार हो रही थी, वो शायद आज आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, तो संजय सिंह जी से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज आपकी कम आ रही है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक और हमारे ख़ास मेहमान अरविंद वाजपेयी जी हैं, जो कि नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और आज जिस तरह से तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ ये तस्वीर कह रही है? अरविंद वाजपेयी जी, तस्वीर तो बड़ी साफ है कि भाई नीतीश कुमार 15 साल से राज कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को हटाना है, ये बड़ी साफ है। और उसके पीछे कारण है, कारण एक नहीं है, कारण सैकड़ों हैं।
देखिए 15 साल राज करने के बाद भी अगर आप ये कहें कि हमें और काम करना है, विकास करना है, तो जनता ये पूछती है अभी तक क्या किया? क्या आपने बाढ़ को रोकने के लिए कोई इंतजाम किए जो हर साल आती है? तो जवाब आएगा नहीं भाई नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेपाल के साथ हमारी जो संधि है उसको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। अच्छा चलो मान लो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के बाद इस इलाके में कैसे राहत सामग्री दी जाती है, जो मकानों को क्षति होती है, जो उनके सामान को क्षति होती है, उसके लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं। इस साल की बाढ़ में 80 लाख लोग प्रभावित हैं, तो जनता ने भुगता है ना उसको। और नीतीश बाबू ने 1 रुपया नहीं दिया किसी के मकानों की जो क्षति हुई है, किसी के फसलों की जो क्षति हुई है। दूसरी तरफ पटना सिटी में पानी का जमाव हुआ था, क्या किया? मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके टेलीविजन, फ्रिज, बेड, कारपेट, सारा सामान उनका खराब हो गया, 1 पैसे की मदद नहीं की गई। तो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं। अब आइए दूसरी तरफ, क्राइम का क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? एनसीआरबी का जो डाटा है वो क्लियरली बताता है कि बिहार में क्राइम रेट जो है वो 36 राज्यों में 5वें नंबर पे है। आप तीसरी तरफ आइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कहता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन सब चीजें जुड़ के वो आंकड़ा तैयार किया जाता है, वो 36वें नंबर पे है, नीचे से नंबर 1। तो किस तरह का विकास हुआ है और क्यों टाइम दिया जाएगा? अब आइए भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार पे इनका जो लेटेस्ट है, जो 7 निश्चय कार्यक्रम है, या उससे पहले सृजन घोटाला है, या उससे पहले मुजफ्फरनगर बालिका कांड, क्लियर कट अरविंद वाजपेयी जी, आपकी पूरी बात इसीलिए हमने सुनी कि अब हम यहाँ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार का जो दौरे हुकूमत है उसमें इतनी सारी खामियां हैं, सब कुछ खराब है, वो बीजेपी के साथ हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान भी कहते रहे हैं कि वो मोदी जी के भक्त हैं। ये तो रही एक बात। अगर मामला वहां पर कुछ भी उलटफेर जरा सा होता है तो फिर इक्वेशन क्या रहेगी? ये थोड़ी सी तस्वीर क्या आप रखना चाहेंगे? भाई हमारे चिराग बाबू ने सेल्फ डिक्लेरेशन करी है कि हम एनडीए में नहीं है बिहार में, लेकिन केंद्र में है। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की साझेदारी हो। और हमारा इतिहास देख लीजिए, हम प्री पोल अलायंस करते हैं, पोस्ट पोल अलायंस नहीं करते हैं। हम किसी और के साथ अलायंस नहीं करेंगे। जितने भी हमारे एमएलए आएंगे बीजेपी के नंबर होंगे और हमारे नंबर होंगे, सरकार बनेगी, ये हमारा पहला एजेंडा है। और इसीलिए हमने नीतीश बाबू को, लेकिन बीजेपी ने तो अभी तक किस तरह की किसी भी बात को नकार दिया है, आपको भी ये बात पता होगी। अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या इक्वेशन? अब मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक हालात का जायजा लीजिए। अगर कल को नीतीश कुमार ही 20-25 सीटों तक कन्फाइन करते हैं तो नीतीश कुमार इतने अहंकारी हैं, इतने अहम वाले शख्स हैं कि वो खुद ही कहेंगे हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। बीजेपी अगर 80-90 सीट लाती है और हम 50 के करीब लाते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? एलजेपी प्लस बीजेपी। तो सिचुएशन जो बता रहे हैं, जो मौका हालात बता रहे हैं, वो बड़ी क्लियरली ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को जाना है। और तभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात होगी। और प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं, जब भी जिस रैली में बोलते हैं, केंद्र के काम गिनाते हैं। और उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू तो सिर्फ 3.5 साल काम कर पाए जब तक बीजेपी आई है, तो इसका मतलब 11.5 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो ये बड़ा साफ दिख रहा है और जनता भुगत रही है। ये नल जल गली, ये 20 साल 30 साल के बाद यही होगा। ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक सिन्हा साहब हैं, बीजेपी से हैं। और अशोक सिन्हा जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि अरविंद वाजपेयी जी का साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी के साथ इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी बन सकती है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है? बार बार हिना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते ये आपको क्लियर कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये हाईएस्ट लेवल से बात आ चुकी है
कि हमारा गठबंधन जेडीयू, बिल्कुल। हम पार्टी और वीआईपी पार्टी से जी। अब मैं नहीं समझता हूं ग्राउंड पे जो स्थिति है आज के दिन, मैं नहीं समझता हूं कि इस अलायंस को किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आज का जो 94 सीट्स है, ये क्लियर रूप से ये सारे के सारे 80 से ऊपर सीट पे कंप्लीट लीड है। और ये लीड कोई ऐसी वैसी लीड नहीं है, वेरी कॉन्विंसिंग लीड। अब जैसे मैं मिडिल बिहार की मैं बात कर रहा हूं, मिडिल बिहार में पटना, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, ये सब क्षेत्र हैं। ये सब क्षेत्र में बहुत मुश्किल से, जैसे नालंदा में गठबंधन का एक भी खाता नहीं खुलने जा रहा है, 7 सीट है। पटना जिला 14 सीट है, एक आध सीट में 2 सीट में कॉन्टेस्ट है और बाकी कहीं नहीं, ऑल द वे एनडीए। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि बीजेपी के मदद से नीतीश कुमार के अगुवाई में जो एनडीए सरकार आज 15 साल से काम कर रही है, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को काम करने का कम वक्त मिला है नीतीश जी के साथ, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज हैं, नीतीश कुमार जी ने समूचे भारतवर्ष में एग्जेम्पलरी रूप से, जैसे रोड, बिजली और पानी, ये इसका इस तरह से जुगाड़ किया है जो 0 लेवल पे था, मैं कह सकता हूं नेगेटिव लेवल पे था, और उसको एक सतह पे लाके बहुत ऊपर कर दिया। अब जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज बन गए तो बाकी के डेवलपमेंट के काम में, तो जैसे जनधन खाता हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई। जी अशोक सिन्हा जी, आपसे लगातार इस मामले पर हम बातचीत करते रहेंगे। और जिस तरह से बात की जा रही है कि बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारी तरक्की हुई है, क्या ये हकीकी मायनों में भी है, इस पर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। महफूज, आपसे जानना चाहेंगे, कई मुकामात से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत हो रही है, ये इस बार देखने में आ रहा है। महफूज, देखिए हिना, कई इलाकों से, कई ज़िलों से इस तरह की खबरें आई है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम ख़राब है, या कहीं पे जो है काफ़ी ताख़ीर से जो है वोटिंग का अमल शुरू हुआ। लेकिन जाहिर है जहाँ पे ईवीएम का मसला होता है वहाँ एक ग्रुप जो है ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है, लेकिन बात बिल्कुल वो नहीं है कि इसमें कुछ मसला हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ईवीएम कई जगह ख़राब होता है, फिर उसको बनाया जाता है, फिर वोटों के अमल शुरू होता है। कई जगह ताख़ीर से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है। पटना में ही देखें तो कई असेंबली पटना में जो है कई बूथों पर जहां पे हम लोग गए, कई बूथों का जायजा लिया, कहीं सुबह 7 बजे से ही बिल्कुल स्मूथ पोलिंग हो रही थी और कहीं पे जो है वहां ताख़ीर हुआ। नतीजे के तौर पर जो है लोगों को कुछ देर इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि पोलिंग बूथों पर जो हिफाजत का इंतजाम किया गया है बहुत सख्त है, हिफाजती इंतजाम सख्त हैं, और कोई इस तरह की गड़बड़ी अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो सही नहीं हो सकता है। जी है ना। जी महफूज, तो लगातार आपसे भी हम अपडेट ले रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी भी हैं। संजय जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार का जो चुनाव हम देख रहे हैं उसमें खासतौर पर बिहार का अगर हम जिक्र करें तो सोशल जस्टिस की बात उतनी नहीं हो रही जितनी इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। अभी आप खुद ये तस्करा कर रहे थे कि आज जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पर भी लोग निकले हैं, तो अपने जो अहम उनका मुद्दा है वो रोजगार ही है। इस तरह का जो मंजरनामा बदल रहा है, ये क्या कुछ कहता है? संजय सिंह जी। तो नाज़रीन, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और संजय सिंह बघेल जी भी हमारे साथ। संजय सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी संजय सिंह जी, यहाँ मैं बहुत जल्दी जानना चाहूंगी, इस बार का चुनाव वो सोशल जस्टिस की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। देखिए हिना, ऐसा है कि इस बार जो है इकोनॉमिक जस्टिस बिल्कुल सही मुद्दा है, और जितना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे अब सोशल जस्टिस एक पुराना मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इंफॉर्मेशन जैसे जैसे लोगों तक पहुंचती चली जाएगी,
तो ये युवा भारत है, ये पुराना भारत नहीं है, बिल्कुल, या बचपन वाला भारत नहीं है, ये यूथ वाला भारत है जिसमें 60% बचपन वाला भारत नहीं है, ये यूथ वाला भारत है जिसमें 60% लोग जो है 35 ईयर के लोग हैं। ये सबके हाथ में, बार बार बोलता हूं, ये डिजिटल क्रांति वाला जो है भारत है। तो इन सब के इस सिचुएशन को देखते हुए वो सब जानते हैं कि कहां पे किसके साथ जुड़ने से, किसकी सरकार बनने से हमें फायदा है या नुकसान है। क्योंकि आप अब जब तक ब्लूप्रिंट नहीं देंगे, आप रोड मैप नहीं देंगे, आप मिशन और विजन क्लियर करके नहीं देंगे, तब तक आप बहुत दिनों तक झांसे में रहकर सत्ता पे नहीं बने रह सकते। अब वो नहीं रहा कि आप ये मुसलमान है या कुशवाहा है या काची है, पटेल है, यादव है, दलित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये सब वाली राजनीति चलेगी, इसमें बढ़ोतरी हो रही, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन एक ऐसा रेशनल वर्ग तैयार हो रहा है, एक बुद्धि और विवेक और तर्क वाला युवा पैदा हो रहा है, जो आपको हिसाब किताब तुरंत चाहता है कि आप बिल्कुल पीपीटी प्रेजेंटेशन टाइप दीजिए कि आप अगले 5 साल में क्या करेंगे। इस तरह वाला जब युवा पैदा हो जाएगा, तब यहाँ पे सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, यहाँ जो है डिसीजन और डिलीवरी और रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे हम उधर की ओर बढ़ रहे हैं। अब बिहार का यूथ इस मामले में सोचने समझने में और पढ़ने में सबसे आगे है। कुछ दिनों तक कुछ लोगों के लिए एक तरह से ये सोशल इंजीनियरिंग का काम हो सकता है कि अपने जाति बंधुओं को लो करके आप चुनाव जीत जाएं, लेकिन अब वो वाला सिचुएशन नहीं रहा। इसीलिए तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, बार बार विकास और बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे यहाँ पे कि दोनों ने विकास और बेरोजगारी की बात उठाया, लेकिन किसी के पास रोड मैप तैयार नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा, कहाँ कहाँ किस एरिया में वैकेंसी है। ना तो तेजस्वी यादव बता पाए हैं, ना नीतीश कुमार जी की तरफ से हो पाया ये चीजें। जी, तो संजय सिंह बघेल जी, संजय सिंह जी, यहाँ पर एक और अहम चीज हम जरूर उसका जिक्र करना चाहेंगे। बिहार की मिलों के बारे में किसी ने बात नहीं करी। बिहार में जो बहुत सारी मिल मौजूद थी, चाहे वो शुगर मिल की बात करें या फिर और भी बहुत सारी मिल थी, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, इन मिलों पर भी जंग चढ़ता गया। इनकी भी अगर बात की जाती तो कहीं ना कहीं रोजगार बहुत हद तक संभल सकता था। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह बघेल जी से, लगातार उनके साथ हमारी बातचीत जारी है। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अशोक सिन्हा जी भी। अशोक सिन्हा जी, जो बात हम कर रहे थे, तब्दीली की बात हो रही थी, बदलाव की बात हो रही थी, इन्हीं बातों को लेकर तो पहले भी चुनाव हुआ था, पहले भी सियासत बदली थी। इस बार क्या कुछ खास? जी हिना, इस बार खास ये हो सकता है कि एक तरफ पहली बार जो हमारे जो नेक्स्ट ओपोनेंट है, आई मीन बिगेस्ट ओपोनेंट, कोई तो होगा विरोधी, तो जो बिगेस्ट ओपोनेंट है वो एक फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है, और आप खुद जानती हैं कि एब्सोल्यूट रूप से कहीं कोई जॉब नहीं दे सकता है। हाँ, उसके लिए माहौल क्रिएट किया जा सकता है कि एक सेक्टर है, उसमें उसको हम लाएंगे तो उसमें इतना जॉब होगा, लेकिन ये कहना कि एक फर्स्ट कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये बिहार के कॉन्शस लोगों को पहला सिग्नेचर ही उस पर होगा कि कैसे कोई आदमी एकाएक 10 लाख नहीं, कैसे निकलेगी हिना। ये एक नौकरी कहीं रखी हुई नहीं है। अब जैसे फूड प्रोसेसिंग है, अगर उन्होंने कहा होता कि फूड प्रोसेसिंग हम यूनिट लगाएंगे या मिल लगाएंगे, इंडस्ट्री बैठाएंगे, तो एक बात होती। ये कहना कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये पच नहीं रहा है कि कैसे ये आदमी कर सकता है। एक दूसरा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि पहले जब 15 साल ये थे तो कोई भी जॉब, किसी भी जॉब के लिए एक खास कमीशन था कि ये जॉब है, इस जॉब के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे। तीसरा बात ये है
कि किसी भी आदमी का जो एग्जिस्टिंग जॉब था उसमें किसी को वेतन नहीं मिलता था। 60% से ज्यादा किसी में वेतन मिलता नहीं था। तो इनकी क्रेडिबिलिटी जॉब पे एकदम जीरो है। मैं कहूंगा कि ये नेगेटिव है। और हम क्लियर कट कहते हैं, अगर आदरणीय नीतीश जी ने कहा है कि हम 7 निश्चय 2 लगाएंगे, तो उसमें पानी की योजना है, पानी की योजना में हम जॉब क्रिएट करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि हम फर्दर ये सोलिंग का काम करेंगे, पक्कीकरण का काम करेंगे, उसमें जॉब क्रिएट होगा। तो एक सब्सटेंसिव रूप से लगता है कि क्रेडिबल बात ये हो रही है। लेकिन तो ऐसे ही करने के लिए और हर कोई जान रहा है की जा रही है, उसका कहीं ना कहीं रोड मैप जो है वो तैयार है और ये बात धरातल पर भी उतरेगी। इसी बात को हम आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक साथी रजनीश कुमार समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए रजनीश से जानते हैं कि वहां पर इस वक्त पोलिंग का क्या हाल है। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे जहां पर आप हैं वहां पर अभी पोलिंग का क्या कुछ हाल दिखाई दे रहा है, कितने % तक हो गई है? बिल्कुल, देखिए हम समस्तीपुर के उजियारपुर में मौजूद हैं और तकरीबन आधे घंटे पहले तक लंबी कतारें लगी हुई थी। जो वोटर्स हैं बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो कोविड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो बिहार पुलिस के जो जवान हैं सभी बूथों पर तैनात हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य बूथ बनाए गए हैं। इस वक्त उजियारपुर की तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन ढल रहा है, अभी कड़ी धूप है, अभी वोटर्स कम नजर आ रहे हैं और कोविड-19 है, इसको लेकर बूथ की संख्या बढ़ाई गई है। तो आपको हम दिखा पा रहे हैं, हम आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो बूथ है उसको कहीं ना कहीं बेहतर इंतजाम किए गए बूथों पर। और उसके बाद जो है उजियारपुर की आपको हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो उम्मीदवार हैं आलोक कुमार मेहता जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, साथ ही बीजेपी के सुशील कुमार राय हैं। यानी यहाँ पर टक्कर जो है सीधा आरजेडी और बीजेपी के बीच में है, जिसको लेकर वोटिंग करने के लिए जो वोटर्स हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी है वो तमाम जगहों पर मुस्तैद है। जमीन से लेकर आसमान से नजर रखी जा रही है, कई जगहों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो यहाँ भी जो टॉप फ्लोर है छत का, वहां पर क्योंकि हर इलाके की अपने अपने कुछ खास मुश्किलें होती हैं जिनको लेकर ही लोग निकलते हैं वोट देने के लिए। समस्तीपुर में क्या कुछ हालात? देखिए फिलहाल यहाँ जो वोटर आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुद्दे क्या हैं। लेकिन फिलहाल जो वोटर आपको दिख रहे हैं वो अभी कतार में हैं और अंदर जो है वो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। मुद्दे की बात करेंगे अगर तो 5 साल यहाँ पर आरजेडी के विधायक रहे थे और जाम की समस्या यहाँ पर है। शिक्षा की बात करेंगे, अभी शिक्षा और रोजगार मुख्य रूप से यहाँ पर है। कुछ वोटर हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आप लोगों का मुद्दा इस बार क्या रहेगा? इस बार का मुद्दा क्या बताएंगे जी, विकास का मुद्दा होगा। हाँ, विकास का मुद्दा होगा। क्या सब जरूरत है यहाँ उजियारपुर क्षेत्र को? रोड होना चाहिए, पानी का व्यवस्था हो गया है, सड़क बिजली की व्यवस्था बदली, हाँ थोड़ा बदल रहा है और बदलने वाली है, आगे बदलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार था। बिल्कुल, जो वोटर हैं बता रहे हैं कि बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था बदली है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, अगर बात करेंगे शिक्षा को लेकर एक उम्मीदें हैं। चूंकि वर्तमान में अगर इस क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पर नित्यानंद राय जो गृह मंत्री हैं देश के, उनका ये संसदीय क्षेत्र है उजियारपुर और यहाँ पर एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा की बात है कि उनके कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी के जो विधायक है आलोक कुमार मेहता, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो यहाँ से हैं। तो निश्चित रूप से उजियारपुर जो है यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला है। सभी बूथों पर जो व्यवस्था है आपको हम दिखा पा रहे हैं। हालांकि अभी जो वक्त है काफी धूप बढ़ गई है, टेम्परेचर है, यही वजह है कि वोटर्स जो है सुबह के वक्त में काफी संख्या में पहुंचे थे। हालांकि 1:30 बजे के बाद माना जा रहा है कि वोटर्स की संख्या यहाँ बढ़ती है। तो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो भी बूथ हैं वहां पर उस हिसाब से सिक्योरिटी लगाई गई है। देखिए महिला वोटर यानी आधी आबादी घरों से बाहर निकल रही है और पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, तमाम चीजें लेकर पहुंच रही है। जरा बात करते हैं, आप लोग यहाँ पहुंची है, क्या मुद्दा है इस बार, क्या सोच रहे हैं? जी बताइए, कुछ सोचे हुए हैं कि कैसा नेता चुनना है, कैसा नेता चुनना है? चेहरा देखकर, जाति देखकर, विकास देखकर? विकास देखकर। और देखिए ये कतार है, आधी आबादी जो है बड़ी संख्या में। लगातार वहां के हालात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और हर
जगह पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी महफूज आलम भी। और रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे तमाम जो ख़ास मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ अशोक सिन्हा साहब भी मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। और अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं, एलजेपी से। इन तमाम खास मेहमानों से हमारी बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।